नमस्कार। आपकी खबर में आपका स्वागत है। लग रहा है कि देश में लोकतंत्र की बहाली होने जा रही है। बात करेंगे हम कांग्रेस पार्टी की, जिस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार से आगे उनकी सोच आगे बढ़ती ही नहीं है और यहां तक कि उनके कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि अगर नेहरू गांधी परिवार में से अगर कोई अध्यक्ष नहीं बना, किसी ने नेतृत्व नहीं संभाला, तो कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, जिसका इतना पुराना इतिहास रहा है, काफी संघर्ष किया है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके कार्यकर्ताओं को नहीं लगता। और यही नहीं, अब जब नए अध्यक्ष चुनने की बात आई और कुछ लोगों ने पत्र लिख दिया, तो उसमें भी घमासान मच गया। क्या कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की बात को सुनना नहीं चाहती है, या फिर गांधी परिवार से आगे वो सोचना ही नहीं चाहती है? इस समय हमारे साथ में है शिव कुमार द्विवेदी, हमारे एनालिस्ट, जिन्होंने इन सारी खबरों का एनालिसिस किया है। उन्होंने सारे घटनाक्रम पे बहुत ही पैनी नजर रखी और जितने भी मीडिया में खबरें आई, जितना सोशल मीडिया में खबरें आई, उन्होंने उस चीज को एनालाइज किया। और अब हम जानेंगे उनसे कि आखिर में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की बहाली होगी, या ये उनका इंटरनल मैटर है, वो गांधी परिवार पे ही शुरू होगा और गांधी परिवार पे ही अंत हो जाएगा। और फिलहाल तो कुछ दिनों से यही चल रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सोच पाती है? शिव कुमार जी, क्या आपने एनालाइज किया? धन्यवाद राजू जी जोड़ने के लिए। कल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की वर्किंग जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति है वो कल से हो रही है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये आया कि कल सुबह सुबह कपिल सिब्बल जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद ही पूरा माहौल बदला और पूरी की पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के अंदर एक घमासान समझ गया। लोगों के मन में ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आखिर ये बातें लीक कैसे होती हैं, लोग जान कैसे पाते हैं। तो यहीं बैठे हुए अभी भी जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं वो भी लीक हो रही है, ऐसी भी बातें हुई। सच्चाई ये है कि कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि लगभग 23 बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, 40 साल 30 साल दिए हैं, उनमें गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल है, मनीष तिवारी है, आनंद शर्मा है, शशि थरूर को तो मैं 30-40 साल नहीं, लेकिन वो भी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हर मामले पर वो कोई अपनी राय प्रकट करते रहते हैं और लोग उनको देखते भी हैं। उसमें अशोक गहलोत जी है, भूपेश बघेल जी है और आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। जिसमें कल अंबिका सोनी ने जिस तेवर के साथ कहा कि जिन जिन लोगों ने पत्र लिखा उन पर कार्रवाई की जाए, तो बहुत माहौल बड़ा गर्म हो चुका था उस समय तक। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि कांग्रेस पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी की जान है पूरे देश भर के अंदर, उनको ये उम्मीद थी कि हमें अध्यक्ष, अपना फुल टाइम अध्यक्ष मिलेगा और 1.5 साल से वो इसका इंतजार कर रहे हैं। 2019 के चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी ने अपनी नैतिकता को देखते हुए वापस कर दिया था। सबसे बड़ी चीज ये रही कि कल हमने देखा कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या बोला कि इतना बड़ा भूचाल है और कपिल सिब्बल ने ट्वीट करना पड़ा कपिल सिब्बल को, और गुलाम नबी आजाद को यह कहना पड़ा कि साहब हमारी भूमिका चेक कर लीजिए, अगर हमारी भाजपा से संलिप्तता पाई जाएगी तो हम रिजाइन कर देंगे। उन्होंने, राहुल गांधी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने का सिलसिला पुराना रहा है। आपको शायद ध्यान होगा जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय कैबिनेट एक प्रस्ताव ऑर्डिनेंस पारित किया था, उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बीच में अजय माकन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बीच में आकर के राहुल गांधी ने उसको फाड़ा था। तब उन्होंने पूरी पूरी कैबिनेट को शर्मसार किया था। इस देश की संप्रभुता यानी देश की पूरी शक्ति जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में निहित होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद वो संसद के प्रधानमंत्री और कैबिनेट में निहित होती है, और कैबिनेट के प्रस्ताव को उन्होंने फाड़ा था। यानी अपमान करना उनका प्रारंभ से ही काम रहा है। दूसरी चीज, जो जरा जरा सी बातों पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी जी, कल से मैं देख रहा हूं उनका कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, वो इस तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। बल्कि उन्होंने जो पहला ट्वीट किया जिसपे घमासान हुआ, उन्होंने ये कहा अपनी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं ये भाजपा से मिले हुए हैं। समझिए आप, बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने और उनको लगाया कि इन्होंने पत्र लिखा। मैं बता देना चाहता हूं कि जो 23 लोगों ने पत्र लिखा, उसमें से 3 ही ऐसे लोग थे जो राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे थे। बाकी 20 लोग ऐसे थे जो इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्टली राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि अनावश्यक आप मोदी जी पे हमला क्यों करते हैं, अनावश्यक बातों को तूल क्यों देते हैं, जिस चीज की आवश्यकता नहीं उस बातों पे क्यों बोलते हैं, पार्टी को उसको डिफेंस करने में दिक्कतें होती हैं, पार्टी की जगहसाई होती है। लेकिन राहुल गांधी ने इसको अपने पे ले लिया और बड़े आक्रामक हुए। आपको ध्यान होगा कि अभी 1-2 महीने पहले भी जब इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए आप सब लोग तो डरते हो मोदी से और हमने तो मोदी को खूब बोला, आप क्यों नहीं बोलते हो, आप हमारे साथ नहीं आते हो।
बात यह है कि राहुल गांधी की जो बचकानी हरकतें हैं और अपरिपक्व नेतृत्व जो इनका है, उस पर इनकी बहन इनके साथ खड़ी रहती है, प्रियंका जी, समझिए। और आज की स्थिति में राहुल गांधी ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी ना ही कांग्रेस पार्टी किसी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, और वो पर्दे के पीछे से पूरी कांग्रेस को चलाना चाहते हैं बिना किसी दायित्व लेकिन के। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट करके कहा है कि ऐसी कोई बात राहुल गांधी ने मीटिंग में नहीं कही थी और ये बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। तो इस बारे में क्या कोई क्लैरिफिकेशन और किसी साइड से आया है क्या? ना, मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये तो अपने आप में ही साफ हो जाता है राजू जी कि जब ये राहुल गांधी ऐसी बात बोलते हैं और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती होती है, उसी के बीच में ट्वीट कपिल सिब्बल का आता है, उसी के बीच में, और फिर कपिल सिब्बल का ट्वीट वो डिलीट होता है और कपिल सिब्बल रिव्यू करते हैं अपनी ट्वीट को और फिर करते हैं कि नहीं हमारी राहुल गांधी जैसे 1-to-1 बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई दिक्कत नहीं थी, हम रणदीप सुरजेवाला जी की बात मानते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं थी तो गुलाम नबी आजाद जी क्या कल रात को मीटिंग क्यों हुई? कल रात को गुलाम नबी आजाद जी क्या, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और ऐसे बुजुर्ग नेता वहां पर गए जो 40 से 30 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने वहां बैठक की, रोष प्रकट किया। और बाकी छोड़ दीजिए, अभी अभी जब हमारी आपकी डिबेट चालू हुई है राजू जी, तो इसके आधे घंटे पहले कपिल सिब्बल का फिर ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि जो पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात है, ये पद की बात नहीं है, हम देश बचाने का काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि आज कांग्रेस पार्टी में देश बचाने के लिए पुराने नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में यह परिस्थिति आज नहीं खड़ी हुई, इसकी जब पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो 75 सालों की देश के इस आजादी को लेकर के आज तक 40 साल तक एकमात्र परिवार के लोग उस पर शासन करते रहे, जिसमें सबसे अधिक दिन तक सोनिया गांधी जी रही 20 वर्षों तक, और 1.5 साल इसको और जोड़ा जाए 20 वर्षों तक सोनिया गांधी जी रही। उसके अलावा नेहरू जी 1959 से लेकर 60 तक रहे, फिर 78 से लेकर 84 तक लगभग 7 साल तक ये इंदिरा जी रही, 1985 से 91 तक 6 साल तक राजीव गांधी जी रहे, 98 से लेकर 2017 तक सोनिया जी रही, उसके बाद में 2017 से 2019 तक राहुल गांधी जी लगभग 1.5 साल तक रहे। कहने का मतलब ये है, और ये परिस्थितियां हमेशा आई जब कांग्रेस पार्टी किसी और हाथों में गई, यानी पूरी तरह से गड़बड़ हुई। और ऐसा नहीं था कि इंदिरा जी का नेतृत्व तो सबको स्वीकार था, उस समय आपको ध्यान होगा इंदिरा आई बनी थी, यानी कांग्रेस आई बनी थी, जिसको इंदिरा कांग्रेस कहा जाता था। कांग्रेस एनडी तिवारी बनी थी, कांग्रेस क्या नाम है आपकी बीजू पटनायक ने कांग्रेस से टूट के ही बनाया अपना अपना दल, टीएमसी कांग्रेस से ही टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से ही टूटी। तो बहुत से ऐसे नेता थे जो इनको शुरू, और कहते हैं कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बिना टूटे चली है। 1967 में, आज सोचिए कि जो कांग्रेस पूरे देश में थी, 1967 में इसका विघटन प्रारंभ हो गया और ये पिछलग्गू बन गई राज्यों में जाकर के। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सपा से गठबंधन करती है, कभी बसपा से गठबंधन करती है। आज अभी आपने देखा होगा आरजेडी ने कहा हम 180 सीटों पर लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप सोचिए कि इनकी स्थिति क्या हो गई है। केरल के अंदर ये यूडीएफ, यानी कि जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसमें मुस्लिम लीग बड़ा धड़ा है, इस मुस्लिम लीग के ये पिछलग्गू बन के काम कर रहे हैं। जो ये वायनाड में जीते हैं, वहां मुस्लिम लीग का बड़ा गढ़ है, मुस्लिम लीग को जिता के लाया है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की स्थिति में एक बार और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में इस परिवार के अलावा लोग अध्यक्ष नहीं रहे, उसके अलावा भी 13 लोग गांधी परिवार से, गैर गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष रहे हैं। कुल 18 अध्यक्ष अब तक हुए हैं, और 18 अध्यक्ष में सबसे अधिक अगर कोई अध्यक्ष रहा तो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में परिपक्व नेतृत्व का अभाव है, कांग्रेस पार्टी में दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव है, कांग्रेस पार्टी में इस देश को समझने वालों का अभाव है। आप एक चीज बताइए। नहीं, एक चीज ये बताइए कि परिपक्व नेताओं का अभाव है या उनको मौका नहीं दिया जाता और अपनी बात को प्रखरता से रख नहीं पाते। अब जैसे आप इसी इशू में देखिए, 23 लोगों ने अगर सवाल किए, ठीक है, उनकी अपनी पार्टी किसको अध्यक्ष चुनना है किसको नहीं चुनना है, ये उनका अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन 23 लोग चुनाव कराना चाहते हैं, अपनी बात को रखते हैं और फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो उनके यहाँ नेतृत्व तो है लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे जो मेजॉरिटी है, क्या उनको लगता है कि गांधी परिवार से जैसे ही हम अलग होंगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि कांग्रेस पार्टी बिना परिवार के बेकार है, यानी परिवार नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी नहीं चल पाएगी, उन्होंने अपने पत्र में लिखा अमरिंदर सिंह ने। और दूसरी चीज आपको बताऊं, कल देखिए इतना बड़ा ड्रामा हुआ, पूरे देश ने देखा, सारे टीवी चैनल ने सुबह से लेकर शाम तक उसको चलाया, लगा साहब बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में होने जा रहा है। सुबह से ही ऐसी खबरें आना शुरू हो गई और बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर ने उसको पोर्टल के थ्रू देना शुरू कर दिया कि अब कौन हो सकता है अगला अध्यक्ष। उसमें कई नाम भी आ गए, अहमद पटेल जी का नाम आ गया और कई नाम आ गए, लेकिन ढाक के वही 3-5 शाम को फिर सोनिया गांधी।
समझिए आप, इतनी बड़ी बहस हुई, 2-2 घंटे लोगों ने चर्चा करी और हमें कुछ नहीं मिला करें। सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी परिवार में ही आपस में संघर्ष चल रहा है। समझिए आप, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये तीनों बैठ जाए, किसी वर्किंग कमेटी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां परिवार है, पार्टी नहीं है, इसलिए अनावश्यक लोकतंत्र दिखाने का प्रयास ना किया जाए। ये तीन लोग ही बैठे, ये तीन लोग तय कर दे कि अब की अध्यक्ष कौन होगा, प्रियंका होंगी, राहुल होंगे कि वाड्रा होंगे, ये तय कर ले और उसके बाद पार्टी ठीक से चलेगी। दूसरी चीज, चाटुकारों को बहुत ज्यादा स्थान मिल रहा है। आप सोचिए, मनीष तिवारी इज अ वेरी कैलिबर पर्सनालिटी, शशि थरूर इज अ वेरी कैलिबर पर्सनालिटी, संजय झा ने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, संजय झा को बाहर कर दिया गया। आज आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी में जो आधारवान नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। आज आपने एलिगेशन लगाया कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, और अभी उसको गुलाम नबी आजाद को, जो शुरू से लेके मतलब बचपन अपने राजनीतिक जीवन का कैरियर ही उन्होंने कांग्रेस से प्रारंभ किया, और आज भी कांग्रेस में है। आनंद शर्मा ने कांग्रेस से शुरू किया, कांग्रेस में ही है। आप शशि थरूर को ले लीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और बार बार। और ये एक और चीज है, मैं राजू जी कहना चाहूंगा, अब पूरी कांग्रेस माँ और बेटे के खेमे में बट गई है, कौन किसके साथ जाएगा। एक खेमा है जो माँ के साथ खड़ा हो रहा है, एक खेमा जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो तो बेटा तो मना कर देता है बार बार, बेटा तो कह देता है कि नहीं हम नहीं बनना चाहते हैं। नहीं, वही बात है ना, अगर वो बेटा कह रहा चाहता हम नहीं बनना चाहते तो क्यों जबरदस्ती बनाया जाता है। सच्चाई क्या रहा कि राजू जी कि 10 साल तक जब यूपीए की सरकार रही तो बेटा बिना कुछ हुए बहुत कुछ था। जैसा मैंने पहले बताया कि ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया उसने, कुछ नहीं था, सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उस समय के। क्या इतनी हैसियत है इनकी कि कैबिनेट के प्रस्ताव को फाड़ दें? आप बताइए, ठीक है हैसियत, लेकिन उनको वो हैसियत दी गई। समझिए आप, आपने बहुत से ऐसे फिगर्स देखे होंगे जहां मनमोहन सिंह जी उठ के हाथ जोड़ते थे, ये बैठे रहते थे। आप सोचिए आप, तो वो जो राजा वाला भाव था उनका कि साहब मैं कुछ भी नहीं होऊंगा लेकिन सरकार मैं चलाऊंगा, उसी का नतीजा था कि इन्होंने एमयू पे सिग्नेचर किया। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब एमयू पे सिग्नेचर हुए थे तो बीजिंग ओलंपिक चल रहा था। राजू जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं आपके माध्यम से और आपकी खबर के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब 2009 में इन्होंने 8 में वो सिग्नेचर किया था, क्या नाम है, एमयू सिग्नेचर किया था, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने किया था, तो वहां पर बुलाया गया था प्रधानमंत्री को। समझिए, बीजिंग ओलंपिक में वहां पे सभी प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, इनको नहीं बुलाया गया था। और मजे की बात कि हमारा प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा था और ये पूरा परिवार गया था, नाना नानी बच्चे समेत गए थे। ये मतलब राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, रेहान बेटा और क्या नाम है रॉबर्ट वाड्रा, और इनको मतलब ये वहां खड़े थे। मैं दंग रह गया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का, उनके राष्ट्रपति कहीं के खड़े थे, जो जहां पे मतलब वो लागू होता है कि कौन जाएगा वहां पे, और हमारे यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सरकार का अंग हो। समझिए, ना राहुल जी थे ना सोनिया जी थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऐसी ही रास्ता ही चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में कि आप हमारे तलवे चाटें, आप हमारे आगे पीछे घूमे और जो चाटुकारिता करेगा वही जाएगा। सक्षम नेतृत्व आज परेशान है राहुल गांधी से, क्योंकि वो मुद्दे नहीं उठा पाते हैं। वो उनको बचाने में ही जो क्षमतावान कार्यकर्ता है, ऊर्जावान कार्यकर्ता है, वो सुबह से शाम तक बेचारे डिबेट पे आकर के राहुल को बचाने में समय चला जाता है। जितना वो पढ़ करके सरकार पे हमला कर सके उतना नहीं हो सकता। सुप्रिया सुरने, ठीक है, एक बहुत इनकी अच्छी प्रवक्ता है, वो बेचारी कम से कम पढ़ लिख करके आती है। बाकी लोग तो राहुल गांधी को बचाने में पूरा समय गंवा देते हैं। आप समझिए आप। दूसरी चीज आपको बताता हूं कि राहुल गांधी अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि देश की नब्ज है क्या, और कांग्रेस पार्टी। आपने ध्यान दिया होगा कि आम आदमी पार्टी पहले बड़ी आक्रामक थी मोदी जी पे 2019 के चुनाव से पहले। आज देखिए आम आदमी पार्टी अस्तित्व के साथ काम कर रही है, कोई डिस्प्यूट नहीं, एक शब्द भी आम आदमी पार्टी नहीं गलत बोल रही है। आपको ध्यान होगा जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मामला आया, कोरोना काल चल रहा था, उसको जब पास किया गया तो आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया था। समझिए आप, सीए पे आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया था, 370 पे आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऐसी पार्टी थी जो सीए पे विरोध में वोटिंग कर रही थी, 370 पे विरोध में वोटिंग कर रही थी, 3 तलाक पे विरोध में वोटिंग कर रही थी, और आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी। समझिए आप, यानी उसको समझ में आ गया कि भारत के जनमानस का क्या स्वभाव है, हमें कैसे रहें। नहीं तो एक बात बताइए, जैसा कि आपने अभी बताया कि वायनाड में वहां उनको समर्थन लेना था कांग्रेस का, तो क्या सीए का समर्थन करके वो अपनी सीट को खो देते? क्या आप क्या चाहते हैं, ये अध्यक्ष भी ना मिले और उनको सांसदी भी ना मिले? ना, अब मैं आप कहना चाहूंगा राजू जी कि सीए का जो बिल आया वो तो इनको कल्पना तक नहीं थी कांग्रेस पार्टी को, और 2019 के चुनाव के बाद आया। समझिए आप,
कांग्रेस पार्टी को कल्पना तक नहीं थी कि 370 आ जाएगा। मतलब ये तो घर में चाय नाश्ता कर रहे थे कि साहब 1 साल बाद हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, तब मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, महंगाई पे विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन मोदी ने तो इनको आराम करने का समय तक नहीं दिया। जब तक ये अपने घर में सुबह सो के उठे तब तक पता लगा 370 हट गया। ये सुबह सो के उठे तब तक पता लगा यूएपीए एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया। ये सुबह सो के उठे तब तक पता लगा सीए आ गया। तो आप समझिए मोदी जी ने इनको मौका ही नहीं दिया, और सीए इसलिए ये किया एक बड़े गलत तरह से देश की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आज कांग्रेस की भूमिका मुस्लिम लीग की भूमिका हो गई है। समझिए, जैसा कभी एक समय था कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी कहा जाता था और मुस्लिम लीग के ऐसे मनमाने विषयों पर कांग्रेस पार्टी के नेता मुखर होकर के बोलते थे, चाहे वो आपके मदन मोहन मालवीय रहे हो, चाहे महर्षि अरविंदो रहे, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे आचार्य कृपलानी रहे हो, चाहे क्या नाम है बादशाह खान रहे हो, सभी ने विरोध किया। समझिए आप, आज स्थिति यह है कि आप एक चीज बताइए, 370 पे आपने विरोध किया, और 370 पे भी देखिए कल गुलाम नबी शेख फारूक अब्दुल्ला, आपने ध्यान दिया होगा कल कि फारूक अब्दुल्ला और सब लोगों ने मिल करके वहां पर कहा कि साहब हम 370 की बहाली के लिए प्रयास करेंगे कश्मीर के अंदर। सबसे पहले कौन सी पार्टी ने इसके समर्थन में ट्वीट किया पता है आपको? कल ही की बात है ये। सबसे पहले किसने किया? किसी पार्टी ने, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कश्मीर से बाहर काम कर रही है, किसी ने समर्थन नहीं किया एक्सेप्ट कांग्रेस को छोड़ करके। पी चिदम्बरम ने कहा वेरी गुड वेरी गुड, तालियां ठोकी और ट्वीट किया आप सही समय पे आप संघर्ष कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं। अरे बड़ी अजीब बात है, क्या आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना था? क्या आपको सिर्फ मुसलमानों का ही वोट चाहिए? तो बता दीजिए ना देश को साफ साफ। नहीं ठीक है, वो तो उनके पार्टी का अपने मापदंड है कि वो किसकी राजनीति करने चाहते हैं, और यही कारण हो भी सकता है कि इसी कारण के वजह से वो विपक्ष भी सही तरीके से विपक्ष भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि देश की जनता जो चाहती है उसको वो चुनती है, वो चाहे जिस पार्टी को। आज भाजपा को उसने चुना, भाजपा भी कई साल संघर्ष की, विपक्ष में बैठी, अपनी बातों को उठाया। कांग्रेस ने भी उठाया, कांग्रेस ने अभी ये अगर कोविड के दौरान देखें तो राहुल गांधी ने कई इश्यूज को उठाए। अब ये तो ठीक है, विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए, लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या उनके यहाँ अपने पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है? क्यों बार बार जो है गांधी परिवार पर ही बात शुरू होती है और गांधी परिवार पे ही खत्म हो जाती है, और कहते हैं अच्छा ठीक है आपकी बेटा नहीं संभालेगा, माँ संभालेगी। फिर माँ कहती है अच्छा तुम नहीं संभालोगे तो ठीक है हम तब तक कार्यकारी ही बन जाते हैं। फिर एक कार्यकारी बनेगा, फिर उसको परमानेंट कर देंगे। तो क्या उसके अलावा और कोई योग्य नहीं रह गया पूरी पार्टी में? और जो योग्य है वो अपनी बात को उठाते हैं, फिर विड्रॉ क्यों कर लेते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी की हत्या तो 1929 में हो गई थी राजू जी। अब इस पर कोई विषय बहस नहीं है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में 1929 में पटनभा सीतारमैया और 1947 में पटनभा सीतारमैया फिर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और पटनभा सीतारमैया कैंडिडेट हुआ करते थे उस समय जो संयुक्त भारत था, जिसमें पाकिस्तान भी था और अब क्या नाम है आपका बांग्लादेश भी था। तो इतना बड़ा भारत जब था, यहाँ पर जब चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटनभा सीतारमैया के खिलाफ चुनाव लड़े। वो जीत गए, सर्वसम्मति से जीते, वोटिंग करके जीते। समझिए आप, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया। उसके बाद गांधी जी अनशन पे बैठ गए, साहब ना पटनभा सीतारमैया हमारा कैंडिडेट था, आपने तो मेरा अपमान कर दिया। यानी वही भाव जो आज राहुल गांधी के अंदर है, अरे आपने मेरा अपमान कर दिया, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। मतलब खाता ना बही, राहुल जो बोले वही सही। समझिए आप, वो स्थिति गांधी जी की भी थी कि खाता ना बही, जो हम बोले वो सही। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया, ये उनका बड़प्पन था। अगर वो चाहते तो रिजाइन ना करते और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते, और तब शायद कांग्रेस पार्टी का स्वरूप भी बदला होता। फिर आप आ जाइए, अगर यही स्थिति थी तो आप इतने नेता बाहर कांग्रेस से क्यों जाते? शरद पवार क्यों भागते? तारिक अहमद क्यों भागते? और स्वयं पी चिदम्बरम क्यों जाते? स्वयं दादा प्रणब मुखर्जी क्यों जाते? प्रणब मुखर्जी 84 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वहां डिफीट करने का प्रयास किया। प्रणब दादा के बाद उन्हीं के नक्शे कदम पे ममता बनर्जी चली, जो 2 बार से सत्ता में है। इसके बाद में आप आ जाइए तारिक अनवर, इन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी, पीएस संगमा, ये सब बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। तो यही प्रकृति इनकी रही ना कि जो हम बोले वो मान लो, जितना हम कहे उतना करो। और शायद इन्होंने मनमोहन सिंह जी, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, आरबीआई के गवर्नर रहे, योग्य व्यक्ति रहे। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आई तो सोनिया और राहुल की वजह से नहीं आई थी। वो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह की वजह से दोबारा सत्ता में यूपीए में आई थी, वो सोनिया और राहुल की वजह से नहीं आई थी। वो उनकी छवि थी, वो उनकी विनम्रता थी, वो उनका स्वभाव था अच्छा, इसलिए आई थी। और कांग्रेस पार्टी ने उनका समय समय पे अपमान किया। और आपको ध्यान होगा कि एक समय सार्वजनिक रूप से मनमोहन सिंह जी ने कहा था भैया आप ही आके प्रधानमंत्री बन जाओ, कहा था नहीं कहा था राहुल गांधी से?
सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था कि भैया आ जाइए, आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। पता लगा हम आज ये, और वो तब उन्होंने कहा था जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था कि भाई जब आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, आप सदन आपको जाना नहीं है, बहस आपको करनी नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो आप हमारे हिसाब से चले। और ये स्थिति तो आपको ट्वीट में भी दिखाई पड़ी राजू जी। आप बताइए, गुल पनाग के पिता जनरल पनाग ने लिखा, द इंडियन फिंगर द इंडियन फिंगर अंडर द चाइनीज बूट। हमारे देश का एक विपक्ष का नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट का मटेरियल बताता है, वो बाकायदा ट्वीट करके इस देश के युवाओं से कहता है कि देश को अपमानित करने वाला और देश की सेना को अपमानित करने वाले लेख को पढ़ा जाए। और यहीं तक नहीं रुकते हैं, आप एक चीज देखिए, सलमान खुर्शीद जो इनका जो मासिक पत्र निकलता है, पत्रिका निकलती है, सलमान खुर्शीद भी उसमें लिखते हैं, भारत को आगाह करते हैं। अभी देखिए वो लोग सर्वदलीय बैठक में क्या बोल रहे थे कि साहब आपने तो हमें बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सी बातों पर आरोप लगा रहे थे सरकार पे। लेकिन वही लोग अपने लेख में चाइना का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं चाइना से लड़ना ठीक नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। और अब बाहर आके कहते हैं सबक सिखाओ चाइना को, आर्थिक प्रतिबंध लगाओ उस पर। मतलब ये क्या नौटंकी कर रहे हो भाई? अपने लेख में आप उनका पजाव करते हैं, बाहर राहुल गांधी उसको कुछ और ट्वीट करते हैं। दूसरी चीज मैं कोविड कहना चाहूंगा कि कोविड जब काल आया तो एक भ्रम फैलाया गया कि साहब पहले सबसे राहुल गांधी ने बताया कि कोरोना आ चुका है। राहुल गांधी साइंटिस्ट है क्या? साइंटिस्ट है क्या राहुल गांधी? मैं पूछता हूं, जो सरकार में रहते हुए अपने प्रधानमंत्री को अपमानित करता रहा, जिसे पता नहीं है ट्वीट कब और किस समय करना चाहिए, जिसे पता ही नहीं है कि सड़क पे भी आना चाहिए, आज बताइए एक बार भी राहुल गांधी ने संघर्ष किया हो? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उनको पता है या उनका शौक है संघर्ष करने का, तो फिर ना नुकर क्यों करते हैं? सीधे जब मालूम ही है कि गांधी परिवार के बाहर जाना ही नहीं है अध्यक्ष पद, तो सीधे ज्वाइन करें। कार्यकर्ता जो उनके फेवर के हैं, कम से कम वो उनको एक नेतृत्व तो मिल जाए। ये एडहॉक पे कब तक अपॉइंटमेंट चलता रहेगा? उसको कंफर्म तो कर देना चाहिए। संघर्ष करें, फिर कम से कम वो ऑथराइज तो हो जाए। अब देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक माहौल बनाया कोरोना काल जब मार्च में आया कि अरे साहब हमारे तो राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना आ गया है, लेकिन राहुल गांधी वही नेता थे जिन्होंने कहा था लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जो इटली में भी बोला गया। और इन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आज घोषणा करी, और कल दूसरे दिन अशोक गहलोत जी और अमरिंदर सिंह जी ने इमीडिएट वहां कर्फ्यू लगा दिया, एक कदम और आगे जाकर के काम किया। तो राहुल तो उन्होंने संकेत नहीं, इम्बैलेंस वो है कि नहीं वो अलग इशू है, लेकिन उनके नेतृत्व को कितना गंभीरता से उन्हीं के लोग लेते हैं, ये संकेत उन्होंने दे दिया। ये कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि उनको गवर्नेंस करनी थी। नहीं, और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा राजू जी कि राहुल गांधी को मैं मानता हूं कि जो वो ट्वीट करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता वो कर क्या रहे हैं। अब आप समझिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोगों को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी प्रियंका बहन ने हमारी ट्वीट किया है यूपी के लैंड ऑर्डर को लेकर के, लेकिन अभी मैं और उस पर बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बात करूंगा। चलिए ठीक है, हम लोग ये चूंकि समय काफी हो गया है और ये मान के चलते हैं कि चलिए ठीक है, जो कुछ भी घमासान हो रहा है कम से कम कांग्रेस में आवाज तो उठ रही है, ये भी आप एक पॉजिटिव मैसेज समझिए। अगर कांग्रेस में आवाज उठती है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। दुख की बात ये है कि वो विदा कर जाते हैं आवाज उठाने वाले। जी बताइए, फाइनल बताइए। ये कांग्रेस में आवाज नहीं उठ रही है राजू जी, समझिए आप। कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है कि अगर ये राहुल गांधी ऐसे ही बकबक करते रहेंगे तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी तो कम से कम गुलाम नबी आजाद जी किसी लायक है, आनंद शर्मा जी कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं, कुछ दिन बाद कांग्रेस एक विलुप्त पर्याय पार्टी हो जाएगी और निर्वाचन आयोग में उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसके लिए प्रयासरत हैं। देखिए सभी मैंने क्या कहा, फिलहाल अभी कुछ प्रदेश बचे हैं, जहाँ कुछ प्रदेश बचे हैं अभी। नहीं, मैंने जो कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सुबह से मीटिंग शुरू हो गई, धुआंधार ट्विटर पे आना शुरू हो गया, लगा कि अब तो साहब जूतम पैजार हो जाएगा, सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा, आज कोई समुद्र मंथन होगा और आज कोई नया अध्यक्ष प्रकट होगा। लेकिन समस्या क्या हुई, शाम तक आते आते सब सोनिया गांधी नमा है, सोनिया गांधी नमा, राहुल गांधी नमा, प्रियंका गांधी नमा, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा नमा हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आने वाले समय तो ठीक है उनकी, देखिए आप समझिए ना, उनकी पार्टी जब लाइक कर रही, वो नमा करना चाहती है, तो दूसरी पार्टी को क्या दिक्कत है? वो नमा करे, कार्यकारी बनाए, फिर परमानेंट बनाए। नहीं, फिर ये बेकार की बहस नहीं होनी चाहिए ना कि लोग तो हम बस वही, अगर हम जिसको भी संभालना है फुल फ्लेश संभाल लेना चाहिए, चाहे और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के लोगों को अब ये स्वीकार करना चाहिए कि परिवार ही उनकी संजीवनी बूटी है। समझिए आप, जब वो किसी डिबेट पे आते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वो जो कहते हैं कि नहीं हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो उन्हें अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
और ये कल स्पष्ट हो चुका, और कल नहीं, ये 1929 से स्पष्ट हो चुका है, समझिए आप। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों चलिए, को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते थे कि कांग्रेस के भी लोग आए, और मैंने उनको मैसेज भी कर दिया था कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगा होगा कि वो अपनी बात रखना चाहते होंगे, या उनको लगता ही है कि फाइनल डिसीजन होना क्या है, तो फालतू इसमें बोल के हम करें क्या, पता चला इधर से जाए कि उधर से जाए, तो सेफ गेम खेलते हुए नहीं कोई रिस्पॉन्ड करना चाहा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जिस तरीके से एनालिसिस की, बेहतर होता कि कोई कांग्रेस का समर्थक ही आता और कम से कम वो बात को रखता और ये मानता कि नहीं ठीक है, जो कुछ हमारी पार्टी में है बस यही लोग हैं, अगर ये हटे तो पार्टी खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपकी राजीव जी, खबर धन्यवाद। से जुड़ने के लिए। और फिर किसी अन्य मुद्दे पर फिर एनालिसिस आपकी हम सुनेंगे और लोगों को सुनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव।